नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि ट्रिपल जंप में सफेद झंडा निम्न में से किसे इंगित करता है। तो ट्रिपल जंप में जब भी आपका जंप वैलिड होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रेल मान्य है, और इस केस में आपको सफेद झंडा दिखलाया जाता है। यानी जब भी आपका जंप वैलिड होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रेल मान्य है, और इसके लिए सफेद झंडा दिखाया जाता है। लेकिन जब अगर आपका जंप इनवैलिड होता है, मान्य नहीं होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्रायल विफल है, और इसके लिए लाल झंडे का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, ट्रिपल जंप में अगर आपका जंप वैलिड है तो आपको सफेद झंडा दिखलाया जाता है, सफेद झंडा दिखलाया जाता है, और इसका अर्थ होता है ट्रेल मान्य है, यानी आपका जंप वैलिड है। लेकिन अगर आपका जंप इनवैलिड होता है तो उसके लिए आपको लाल झंडा दिखलाया जाता है, और जिसका अर्थ होता है कि आपका जो जंप है वो इनवैलिड है, आपका जो जंप है वो इनवैलिड है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रिपल जंप में सफेद झंडा निम्न में से किससे इंगित करता है। तो सफेद झंडा यह इंगित करता है कि आपका जो जंप है वो वैलिड है। सफेद झंडा इस बात को इंगित करता है कि आपका जो जंप है वो वैलिड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो केसरिया स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो केसरिया स्तूप है, और केसरिया स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। तो केसरिया स्तूप कहाँ है? तो केसरिया स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण। ध्यान रखेंगे, इस जगह से बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार तो राज्य का नाम पूछा जाता है और कई बार जिले का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केसरिया स्तूप कहाँ है तो आपका आंसर देंगे, आप होगा बिहार या पूर्वी चंपारण। तो बिहार के पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप पूर्वी चंपारण का, बिहार के पूर्वी चंपारण का केसरिया स्तूप है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो जो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक हैं, ये बिंबसार के दरबार में रहते थे। यानी जीवक की नियुक्ति बिंबसार ने की थी, और जीवक जो है वो बिंबसार के दरबार के मुख्य चिकित्सक थे। जो जीवक हैं इन्हें शल्य चिकित्सा और शिशु रोग के मामले में विशेषज्ञता हासिल थी, और बिंबसार ने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। और इसके साथ साथ चंड प्रद्योत, जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय बिंबसार ने जीवक को चंड प्रद्योत की भी सेवा में भेजा था, उनकी चिकित्सा के लिए भेजा था। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जो महात्मा बुद्ध थे वो बिंबसार के समकालीन थे, और चंड प्रद्योत भी जो थे वो भी बिंबसार के समकालीन थे। बिंबसार जो था ना वो हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का शासक था, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहने का कारण ये है कि हर्यक वंश के सभी शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। इसी कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, और एक हर्यक वंश के ही शासक थे बिंबसार। हर्यक वंश के ही शासक थे बिंबसार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो जरा इस प्रश्न पे ध्यान देंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे उनका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार, यानी इनका भी संबंध मौर्य वंश से ही था। और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक, यानी इनका भी संबंध मौर्य वंश से ही था। इसका मतलब बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो तीनों हैं ये मौर्य वंश के शासक थे। ये जो तीनों हैं इनका संबंध मौर्य वंश से था। तो इसमें से किसका संबंध मौर्य वंश से नहीं था? तो बिंबसार का संबंध मौर्य वंश से नहीं था। बिंबसार का संबंध मौर्य वंश से नहीं था। बिंबसार का संबंध तब किस वंश से था? अगर बिंबसार का संबंध मौर्य वंश से नहीं था तो बिंबसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबसार का संबंध था हर्यक वंश से। बिंबसार का संबंध था हर्यक वंश से, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि हर्यक वंश के सभी शासक एक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश या पिता की हत्या करने वाला वंश भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि तीसरी शताब्दी में वकाटक वंश की स्थापना किसने की थी। तो तीसरी शताब्दी में वकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। तीसरी शताब्दी में वकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी।
ये विंध्य शक्ति जो थे ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। और विंध्य शक्ति के बेटे का नाम था प्रवरसेन। प्रवरसेन जो था वो बेटा था विंध्य शक्ति का। तो तीसरी शताब्दी में वकाटक वंश की स्थापना जो है वो विंध्य शक्ति करते हैं। विंध्य शक्ति के बेटे का नाम था प्रवरसेन। विंध्य शक्ति के बेटे का नाम क्या था? तो प्रवरसेन। और विंध्य शक्ति जो थे वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। विंध्य शक्ति का संबंध जो था वो ब्राह्मण धर्म से था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो गजनी का सुल्तान महमूद जो है वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का शासक जो महमूद था वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। किसके समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण। तो मोहम्मद गोरी का भारत में पहला आक्रमण 1175 में होता है। मोहम्मद गोरी का भारत में पहला आक्रमण 1175 में होता है और वह मोहम्मद गोरी 1175 में पहली बार मुल्तान पर हमला करता है। तो यही पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान पर कब हुआ था? तो मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर पहली बार 1175 में हमला किया था। मोहम्मद गोरी ने भारत के मुल्तान पर पहली बार 1175 में 1175 में हमला किया था और इस हमले में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। अगला प्रश्न है कि 1166 में चौहान राजा सोमेश्वर यानी सोमेश्वर चौहान और उनकी रानी कर्पूरा देवी के यहाँ किसका जन्म हुआ था? तो 1166 में पृथ्वीराज तृतीय, चौहान वंश के महान शासक पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के उपनाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय जो थे ये शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में एक फैक्ट ये भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय शब्दभेदी बाण चलाना भी जानते थे। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म सोमेश्वर चौहान और उनकी पत्नी कर्पूरा देवी से हुआ था। यानी पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान और माता का नाम था कर्पूरा देवी। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम था कर्पूरा देवी और पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है 1166 में। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है 1166 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें हैं? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार स्थित है इसमें कुल 5 मंजिलें हैं। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि घरी एवं चरी कर सल्तनत काल में किस शासक के द्वारा लगाया गया था? तो घरी कर और चरी कर जो है वो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया जाता है। घरी और चरी कर सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया जाता है। घरी कर जो है वो घरों या मकानों के ऊपर लगाया जाता था, यानी जो लोग भी अपना घर या मकान बनाते थे उनसे घरी कर लिया जाता था, यानी ये मकानों के ऊपर लगाया जाता था। और जो चरी कर था तो ये चरी कर दुधारू पशुओं से लिया जाता था। जो लोग भी दुधारू पशु रखते थे, दुधारू पशु, उनसे चरी कर लिया जाता था। तो जो लोग घर बनाते थे उनके मकान के ऊपर जो टैक्स लगता था वो घरी कर कहलाता था। जो दुधारू पशुओं से टैक्स लिया जाता था, जो दुधारू पशुओं के ऊपर टैक्स लगाया जाता था उसको चरी कर कहा जाता है। तो सल्तनत काल में घरी कर और चरी कर ये दोनों करों को चालू करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने घरी कर और चरी कर नाम के 2 कर लगाए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? गियासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था और गियासुद्दीन तुगलक जो था वो अलाउद्दीन का एक अलाउद्दीन के शासन के दौरान पंजाब का राज्यपाल था। अलाउद्दीन के शासनकाल में गियासुद्दीन तुगलक जो था वो पंजाब का राज्यपाल था और गियासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? तो गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पंजाब का राज्यपाल था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम सुल्तान जो था वो इब्राहिम लोदी था। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान जो था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में
1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। पानीपत की पहली लड़ाई होती है और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी पराजित होता है और बाबर की विजय होती है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की युद्ध भूमि में ही मौत हो जाती है और इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का पहला शासक था जिसकी मौत युद्ध भूमि में होती है। ध्यान रखेंगे, इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का पहला शासक था जिसकी मौत युद्ध भूमि में लड़ते हुए होती है और इब्राहिम लोदी की मृत्यु बाबर से युद्ध करते समय हो गई थी। इब्राहिम लोदी की मौत होती है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो यही पूछा जा रहा है कि लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान जो था वो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार के इतिहास को किस भाषा में लिखा गया है? तो मुगल दरबार के इतिहास को फारसी भाषा में लिखा गया है। ध्यान देंगे, मुगल दरबार का जो इतिहास है उसे फारसी भाषा में लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बाबर को सन 1530 में पहली बार कहां दफनाया गया था? तो बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है और जब 1530 में बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। इसके बाद दूसरी बार बाबर की इच्छा के अनुसार, बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, इसलिए सबसे पहले बाबर की मृत्यु के बाद तो उसे बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, लेकिन बाबर उसके कुछ समय बाद बाबर को वहां से निकालकर काबुल के बाग-ए बाबर में, काबुल के बाग-ए-बाबर में दफनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि बाबर को पहली बार कहां दफनाया गया, तो बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और उसको दूसरी बार कहां दफनाया गया, तो बाबर को आगरा के आराम बाग से निकालकर काबुल के बाग-ए-बाबर में दफनाया जाता है। बाबर को दूसरी बार आगरा के आराम बाग से निकालकर बाग-ए-बाबर में काबुल में दफनाया जाता है। तो बाबर की जो वर्तमान में कब्र है वो काबुल में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो अकबर के राजस्व मंत्री का नाम था टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री जो थे वो टोडरमल थे और इन्होंने भूमि मापन की दहसाला पद्धति दी थी। भूमि नापन की दहसाला पद्धति दी थी। तो ध्यान रखेंगे, अकबर का राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री जो थे वो टोडरमल थे। तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे और राजा मानसिंह जो थे वो अकबर के सबसे प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। राजा मानसिंह जो थे वो अकबर के सबसे प्रमुख सेनापति में से एक थे और जो बीरबल है इनका नाम था महेश दास। इनका वास्तविक नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा का किला जो है वो अकबर ने बनवाया था। ध्यान रखेंगे, आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। याद रखने के लिए अकबर का भी पहला वर्ड अ है और आगरा का भी पहला वर्ड अ है। तो आगरा का किला जो है वो अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक मुगल वंश में आते हैं उनको परवर्ती मुगल कहा जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जितने भी शासक आते हैं उनको परवर्ती मुगल कहा जाता है और औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 ईस्वी में हो जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने की थी और विजयनगर की जो राजधानी हम्पी है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध
कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1757 में लड़ा गया, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा जाता है। ध्यान देंगे, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर का जो किला है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। बीदर का किला जो है वो कर्नाटक में स्थित है। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।